जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आईसीटी का ये सेकेंड क्लास है। प्रीवियस की क्लास में हमने कंप्यूटर के सामान्य परिचय पे बात किया, साथ ही साथ प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग क्वेश्चन हमने कंप्यूटर के फीचर्स जो आपने देखे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आए या बेसिक क्वेश्चन कैसे आए। उसी क्रम में आज जो है हम कंप्यूटर के डेवलपमेंट और उसके इनपुट आउटपुट यहाँ तक के क्वेश्चन को देखेंगे। साथ ही मैंने कहा था आपको कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम बात करते चलेंगे, ताकि आपको ये हो कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा बहुत तो उसके बारे में जानकारी रखें। ये हम उन विद्यार्थियों के लिए भी बना रहे हैं सामान्यतः जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत बेसिक चीज़ें नहीं, फंडामेंटल पता होता है तो क्वेश्चन भी नहीं लग पाता। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी क्लास होने वाला है। देखिए, फर्स्ट में हमने कंप्यूटर के परिचय पे बात कर लिया था, कैसे क्या आया। कंप्यूटर का जो संरचना है, जिसमें इनपुट, मेमोरी, सीपीयू, आउटपुट और सीपीयू के कितने पार्ट हैं और इवन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमने एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड देख लिया था। इसी में हमने कैरेक्टरिस्टिक की भी बात कर ली थी, डिलीजेंस और इनके अलावा क्या, वर्सटाइलिटी, इनके अलावा कंसिस्टेंसी, स्पीड, स्टोरेज, एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अब जो है आज यहाँ पे हमने क्वेश्चन कर लिया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से, यहाँ से हमें क्वेश्चन करना है। लेकिन इससे पहले हम आज के टॉपिक को करवाने से पहले, यानी पीवाईक्यू कराने से पहले, हम बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करेंगे और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम जरूर सुने होंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक तरीके से जो कंप्यूटर की जो पीढ़ी है ना, तो कंप्यूटर की पीढ़ी में आप देखेंगे कि किस तरीके से पीढ़ीगत बदलाव के साथ आज हमारे सामने बहुत एआई फीचर्ड कंप्यूटर आ रहे हैं, बहुत एडवांस। तो ये क्या शुरुआत में ही आ गए थे? ऐसा नहीं है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इसमें इस पीढ़ी में कौन से हार्डवेयर थे, कौन से सॉफ्टवेयर थे, कौन सी मेमोरी यूज होते थे, इवन इसके गुण या दोष क्या थे, उस समय कंप्यूटर के नेम क्या होते थे। तो बहुत ही जनरेशन से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इन डेप्थ हम इस पे बात करने वाले हैं। पहले देखिए, आप कभी भी वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, तो 1939 टू 1945 है ना, ये एक ऐसा दौर था, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर, सबको आगे बढ़ने की होड़ थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहते हैं कि कंप्यूटर का बहुत तेजी से विकास हुआ, इट मीन्स 1945 के बाद। और फिर ये हुआ कि जब कंप्यूटर बन ही रहे तो बहुत ही रिलायबल जनरेशन को विकसित करने का एक छोटा सा कंप्यूटर या ऐसा कुछ बने जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो। जैसे आजकल आप जिस तरीके से ले रहे हैं, बहुत एडवांस चीज़ें अब देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी कंप्यूटर को आप शुरुआती दौर में जाएंगे तो हमने कहा 1939 टू 1945 ये द्वितीय विश्व युद्ध चला है। उसी बीच में ही 1942 टू 1955 ये समय आप देखिए, 1942 से लेके 1955 का दौर, क्योंकि प्रथम पीढ़ी का समय भी पूछा जाता है। तो प्रथम पीढ़ी का समय क्या है? 1942 से लेके 1955। इमेजिन करिए कि एक ऐसा दौर 1942-55 का दौर है और आज समय कितना है? 2025 है। कैसा कंप्यूटर उस समय रहा होगा, उसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी कैसे रहे होंगे। तो वहाँ पे उस समय जो है कंप्यूटर जो था उसमें ये पूछा जाता है कि जो निर्वात ट्यूब है, ये निर्वात ट्यूब का विकास अगर देखेंगे तो वैक्यूम ट्यूब जो था वो पहली पीढ़ी में हार्डवेयर के तौर पे आया। हार्डवेयर बेसिकली क्या है? जिसे आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर जिसको आप तो छू सकते हैं। अभी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर देखेंगे। तो निर्वात ट्यूब उस समय था, वैक्यूम ट्यूब को प्रथम पीढ़ी में डेवलप किया गया था, निर्वात ट्यूब को। और उस समय जो मेमोरी होता था, यानी इस समय अगर आप मेमोरी देखें तो पेपर टेप यूज होते थे, पेपर टेप था, इनके अलावा पंच कार्ड था, ये मेमोरी के टाइप में यूज होते थे। और जो मशीन का लैंग्वेज होता था, सॉफ्टवेयर का जो लैंग्वेज स्टोर प्रोग्राम होता था, तो 0 या 1, यानी मशीनी भाषा, ये बाइनरी स्टोरेज प्रोग्राम का था। किस लिए यूज में लाने के लिए ये आया था प्रथम पीढ़ी का? तो उस समय वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग के लिए इसका कार्य क्या था? रक्षा प्रयोग के लिए जो है कंप्यूटर का डिमांड था कि हाँ इसलिए चाहिए। उस समय कंप्यूटर के नाम क्या क्या होते थे ये पूछे जाते, जैसे एनियक है, एनियक का डेवलपमेंट कब हुआ, आईबीएम 701 कब आया, आईबीएम 650 कब आया, यूनिवैक कब आया, एडवैक कब आया। तो ये सारे आप देखो, जितने भी कंप्यूटर के नाम, एनियक, एडवैक, यूनिवैक, आईबीएम, आईबीएम
1950। ये ऐसे होते थे ना, बहुत ही खर्चीले भी होते थे और सबसे बड़ी बात थी कि आज की तरह ऐसे नहीं कि छोटे से आपको कंप्यूटर में बहुत काम मिल जाए और एनर्जी भी कम उसमें खपत हो, ऐसा नहीं था। उस समय बहुत बड़े होते थे, बड़े खर्चीले होते थे और त्रुटि भी, यानी आजकल अभी हमने देखा एफिशिएंसी की बात कर रहे थे कंप्यूटर की, लेकिन ये 1942 का दौर है। और जब वैक्यूम ट्यूब के थ्रू ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से मशीनी भाषा, बाइनरी, पंच कार्ड, पेपर, टेप, मेमोरी यूज होता था, तो इस समय लैंग्वेज भी निम्न स्तरीय होता था, निम्न स्तरीय लैंग्वेज होता था और ये बड़ा खर्चीला, बड़े आकार का, बहुत ज़्यादा ऊर्जा और बहुत ज़्यादा गलतियों की संभावना तब होती थी। लेकिन फिर आप ये समझिए कि उसके बाद का जो स्टेज है 1956 टू 1964, जिसे हम कहते हैं कि ये है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सेकंड पीढ़ी। सेकंड पीढ़ी में 56 से 64 के दौर में आपका जो है ट्रांजिस्टर आता है। ये पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर है, निर्वात ट्यूब है, ये कौन से दौर में हार्डवेयर के तौर पे प्रयोग में आया था। तो जो ट्रांजिस्टर था हार्डवेयर के तौर पे, ये द्वितीय पीढ़ी यानी 1956 से 64 के बीच में आया। और उस समय जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता था वो कौन सा था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मेमोरी के तौर पे अगर इस समय प्रयोग में लाया जाता था तो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, चुंबकीय मेमोरी, इनका। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो लैंग्वेज क्या था, अभी हमने देखा कि यहाँ पे अगर आप देख रहे थे तो जो लैंग्वेज था वो लो लेवल था, यहाँ पे जो था लैंग्वेज लो लेवल था। लेकिन जैसे आप द्वितीय पीढ़ी में जाते हैं तो ये पूछा जाता है ना कि लैंग्वेज क्या था, तो यहाँ पे फोर्ट्रन, फोर्ट्रन यानी कोबोल, फोर्ट्रॉन, ये दो जो थे असेंबली तथा उच्च स्तरीय भाषा, ये यहाँ पे यूज होने लगे थे। बात ये थी कि यहाँ पे तो सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग या रक्षा अनुसंधान के लिए होता था, लेकिन यहाँ तक आते आते ये कॉमर्शियल पर्पज के लिए भी यूज होने लगा था। मतलब खर्चीला था, लेकिन इससे इतने बड़े आकार में नहीं, इससे छोटे आकार में होके यहाँ पे आ गया था। अब अगर आप देखेंगे कौन कौन से इस समय प्रयोग में आ रहे थे, तो जैसे हनीवेल 400, IBM 7094, यूनिवैक और CDC 1604, 1108, ये कुछ ऐसे थे कंप्यूटर के नेम जो आपको द्वितीय पीढ़ी में देखने को मिलते हैं। अब थर्ड जनरेशन की बात करें तो ये 1965 से 1975 का दौर है, जब आप देखें कि हार्डवेयर के तौर पे इंटीग्रेटेड यानी IC चिप जो था वो आ गया था। यानी ट्रांजिस्टर की बात देखें तो IC और इनके अलावा SSI, MSI, ये जो है आपको सेकेंड पीढ़ी में देखने को मिल जाता है। और इसमें आप देखो कि जो स्टोरेज वाला है, क्योंकि इसमें स्टोरेज की बात होती है, जैसे पहले पंच कार्ड था, फिर मैग्नेटिक टेप पे आए। अब मैग्नेटिक टेप की क्षमता जो थी तृतीय पीढ़ी में, वो क्षमता में वृद्धि हो गई। और जो पहले वाले में निम्न स्तरीय था 01, दूसरे में वही चीज फोर्ट्रन और कोल थोड़ा सा उच्च स्तरीय असेंबली लैंग्वेज हुआ। यहाँ पे आके वो चीज और बढ़ा। यहाँ पे आप उसी में देखेंगे तो ऐड कर देंगे, पास्कल हो गया, बेसिक हो गया, इनके अलावा एल्गोल हो गया, ये सारे आपको लैंग्वेज हाई देखने, उच्च स्तरीय असेंबली लैंग्वेज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे पहले में तो सिर्फ रक्षा के लिए था, दूसरे में व्यवसायिक तक, यहाँ पे आते आते जब मैग्नेटिक क्या नाम है इंटीग्रेटेड चिप यूज होने लगा, यहाँ पे लोग पर्सनल तौर पे यूज करने लगे, कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग होने लगा। फिर हार्डवेयर की भी अलग अलग बिक्री, कीबोर्ड, मॉनिटर, इन सब का भी प्रयोग होने लगा, पहले वो सब नहीं था। और यहीं पे आके आपका जो IBM है 360, 370, CDC और PDP, मतलब उससे छोटा, सस्ता और आसान उपयोग में, तो ये 1975 का दौर है। तो इतना तो होगा। अब जो चतुर्थ पीढ़ी का है, इसमें आप देखेंगे तो हार्डवेयर जो है चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, अब ये सब आपको नाम सुना हुआ लगेगा, माइक्रो प्रोसेसर एक हार्डवेयर के तौर पे। इनके अलावा VLSI नेटवर्क का पर्सनल विकास जो है, जो कंप्यूटर का है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर में भी आप देखें तो यहाँ तक आते आते जो सॉफ्टवेयर है, यूनिक्स आ गया सॉफ्टवेयर, रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सभी सॉफ्टवेयर भी आने लगे। और मेमोरी भी आप यहाँ पे आएंगे तो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर आ गया। और लैंग्वेज में डेटाबेस की बात करें तो C++, ये सभी आ गए। तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए एप्पल PC आ गया, ये 1976 से 1989 की बात चल रही है।
एप्पल पीसी आ गया, डीईसी हो गया, IBM 4341 हो गया, ये और सस्ता और अच्छा यूज में। और इसके बाद आप 1990 से लेके अब तक आप देखेंगे ULSI, LAS, नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट, सारी चीज़ आप मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब देख रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें कि अब कौन सी मेमोरी है तो विशाल भंडारण क्षमता है, ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी। और लैंग्वेज में आप देखें तो लैंग्वेज और भी हो गया, जावा प्लस प्लस देखिए, जावा नेट है, सी है, C++ है, और बाकी सोशल मीडिया और सारी चीज़ों के लिए ये सब यूज, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होने लगा है अब। और इसमें तो आप देखेंगे लैपटॉप, IBM नोटबुक, पेंटियम पीसी, सुपर कंप्यूटर, बहुत छोटे बहुत तेज गति से चलने वाले, तो ये सारे आपको पांचवी पीढ़ी 1990 से लेके अब तक है। तो ये कुछ कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जिस तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ, कंप्यूटर के नाम क्या रहे, उसके हार्डवेयर कौन से रहे, सॉफ्टवेयर कौन से रहे, मेमोरी कौन सी यूज होते थे, उसकी विशेषताएं क्या थी, ये कुछ करके हमें कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ना होता है, जिससे समानता क्वेश्चन आते रहते हैं। अब थोड़ा सा हम कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो थोड़ा सा हम देखते हैं हार्डवेयर मतलब एक तरीके से जैसे हमने एक बनाने की कोशिश की कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक संरचना हमने बनाई है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कंप्यूटर के पार्ट में ही मॉनिटर देखने को, जैसे एक पर्सनल कंप्यूटर हमने क्रिएट किया मतलब बनाया है, कि जैसे यहाँ पे आपको पर्सनल में कीबोर्ड देखने को मिल जाता है ना, कीबोर्ड के बाद माउस देखने को मिल जाता है, स्पीकर होता है, प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, इनके अलावा CPU सिस्टम यूनिट के पार्ट में माइक, एक पूरा सिस्टम यूनिट जो है यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया, जिसमें आपको पर्सनल कंप्यूटर के सारी चीजें देखने को मिल रहा है। अब देखिए पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है कि मल्टीपर्पज होता है, एक ऐसा कंप्यूटर जिसको मल्टीपर्पज के लिए आप यूज कर रहे हैं, जो कि आपको देखने को समानता ये मिल रहा है। और 1981 में IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने अपना पहला पीसी जो है, पहला जो पीसी था 1981 में IBM पीसी के नाम से लॉन्च किया था, और उसी समय ये पीसी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था मल्टीपर्पज पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे यूज करने के लिए। लेकिन इस पर्सनल कंप्यूटर में आपको कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, CPU यानी एक हम सिस्टम यूनिट की बात करते हैं कि एक सिस्टम यूनिट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो पहले तो 4 होते हैं, एक सिस्टम यूनिट, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, और मेमोरी या स्टोरेज। तो हम क्रमशः इन्हें ही कवर करने वाले हैं एक एक करके। तो मान लीजिए एक बॉक्स है, और एक बॉक्स में आप देख रहे हैं कि सिस्टम यूनिट में इतनी चीज़ें उसमें काम करें, चाहे वो प्रोसेसर हो, मदरबोर्ड हो, पावर सप्लाई हो, पावर कनेक्टर हो, USB पोर्ट हो, VGA पोर्ट हो, एथरनेट लैन पोर्ट हो, एक्सपांशन सॉर्ट हो, वेज हो, पैरेलल पोर्ट हो, ये सारे मान लीजिए कि इसी यूनिट में यानी सिस्टम यूनिट में सबसेट हैं। ये सारे जितने भी हमें देखने को मिल रहे हैं ये सिस्टम यूनिट के पार्ट हैं। सिस्टम यूनिट जो है एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं कि ये टावर है, टावर, या आप इसे चेसिस के रूप में मान सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर के जो मुख्य घटक या जो इसके इंटरनल कंपोनेंट है, उसी में मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, सारी चीजें इसी में एक ही में सम्मिलित है। एक केस बॉक्स की तरीके से सिस्टम यूनिट का ये हिस्सा होगा। तो एक ऐसा सेट जिसमें कई हार्डवेयर घटक, मेमोरी, हार्ड डिस्क, पोर्ट, पावर सप्लाई, मतलब हार्डवेयर के आप समझिए कि सारे पार्ट महत्वपूर्ण समझिए, पावर सप्लाई सब उसी केस में बॉक्स में बंद है, ऐसे समझ सकते हैं। अब हम एक एक करके इसमें देखते हैं कि जैसे प्रोसेसर है, मान लीजिए हमने एक सिस्टम यूनिट हार्डवेयर का ये केस बनाया, इसमें प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर का क्या मतलब है, प्रोसेसर क्या होगा, प्रोसेसर भी हार्डवेयर का एक कंपोनेंट है। तो प्रोसेसर करता क्या है, जो कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं तो प्रोसेसर जो होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। जैसे हम लोग CPU को ब्रेन कहते हैं ना, ब्रेन है उसका, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ये जो है ज्यादातर कंप्यूटर के उपयोग करता है, इसको भी क्या कहेंगे कि ये भी ब्रेन है। और मदरबोर्ड पे आप देखेंगे स्लॉट के द्वारा इसको रखा जाता है, दो इसके भी कंपोनेंट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट, दूसरा ALU, प्रोसेस की गति को मेगाहर्ट या गीगाहर्ट में मापा जाता है। तो दो कंपोनेंट प्रोसेसर के होते हैं। तो प्रोसेसर बहुत मेन ऑपरेशन जितने भी हो रहे हैं, हार्डवेयर घटक जिसके लिए वो जिम्मेदारी ये लेता है। जैसे हमने इनपुट दिया था, और इनपुट देने के बाद हमने कहा था कि जो CPU होता है वो आउटपुट देने में कितनी हेल्प करता है। सेम चीज
हार्डवेयर के तौर पे एक कंपोनेंट है जो प्रोसेसर को बहुत जिम्मेदारी मिली होती है ऑपरेशन के लिए, सारे के लिए जिम्मेदार है, तो मतलब ये भी सिस्टम यूनिट का एक जिम्मेदार वाला पार्ट हुआ। दूसरी चीज मदरबोर्ड का नाम सुना होगा, तो मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक मुख्य सर्किट बोर्ड है। एक जो है मदरबोर्ड मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो उस कंप्यूटर के जितने हार्डवेयर घटक हैं, मतलब अलग अलग मान लो कंपोनेंट है, ठीक है, एक मदरबोर्ड पे अगर आप देखें तो अलग अलग जो है पार्ट है उसमें, एक मुख्य, जैसे एक मुख्य सर्किट बोर्ड हुआ जो कंप्यूटर की सभी जो हार्डवेयर घटक है उनको क्या करेगा, आपस में जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये माइक्रो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड हुआ, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड यानी माता बोर्ड, सबको कनेक्ट कर रहा है। इसमें चिप्स होंगे, आईसी, प्रोसेसर, रैम, सब कुछ होगा। तो मदरबोर्ड एक तरीके से ये हो गया। तो अगर आप मान लीजिए कोई भी इस तरीके से मदरबोर्ड, अब उसी में आप देख रहे हैं कि सारे हैं, तो सबको कनेक्ट कैसे करना है, एक जगह पे जोड़ना कैसे है सारी चीजों को, ये हो गया। तीसरा इसमें पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, देखिए पावर सप्लाई यानी पावर का कनेक्शन तो होना ही चाहिए अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। तो इसमें पावर सप्लाई में SMPS यानी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये कंप्यूटर की बिजली आपूर्ति जो कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक घटक है उनके लिए अनुकूल विद्युत देता है। यानी सैम्स एक तरीके से क्या होता है, ये हाई AC पावर को लोअर वोल्टेज DC पावर में कन्वर्ट करता है, हाई को लो में कन्वर्ट करता है, और कंप्यूटर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं उनको अलग अलग मात्रा में कैसे इलेक्ट्रिक पावर देना है, तो सैम्स हर पार्ट को उसकी आवश्यकता के अनुसार बिजली की सप्लाई कर देता है। ये सैम्स का वर्क है, हाई टू लो। पावर कनेक्टर क्या होगा, कंप्यूटर को विद्युत देने के लिए पावर केबल को कनेक्ट करना, तो कनेक्टर यानी कनेक्ट करना। USB पोर्ट का नाम सुना होगा, ये क्या होता है? देखिए USB पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जो जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव, माउस या कीबोर्ड या अन्य बाहरी हार्डवेयर डिवाइस है, उसको क्या करना है, उसको आपके कंप्यूटर, आपके PC से कनेक्ट करना है, तो कौन करेगा? USB पोर्ट करेगा। मतलब पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, कुछ भी बाहरी हार्डवेयर है, हार्डवेयर यानी जिसको आप टच कर सकते हैं, ऐसी डिवाइस को अगर कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो USB जो है वो आपके मेन कंप्यूटर से वो कनेक्ट कर देगा, USB पोर्ट। फिर VGA पोर्ट क्या होता है? VGA पोर्ट जो होता है ये वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट का प्रयोग वीडियो आउटपुट मॉनिटर, प्रोजेक्टर या टीवी के कनेक्ट करने के लिए, जैसे आपने पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड के लिए USB लगाया, तो विजुअल के लिए जो है वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट, ये प्रोजेक्टर या टीवी के लिए VGA पोर्ट। इसके बाद है इथरनेट लैन पोर्ट, RJ45। ये क्या होता है? इथरनेट लैन पोर्ट एक ऐसा पोर्ट जिसके माध्यम से कंप्यूटर को केबल के द्वारा इंटरनेट या नेटवर्क से, तो कंप्यूटर को नेटवर्क से भी तो जोड़ा जाता है, इंटरनेट से भी तो जोड़ा जाता है। इथरनेट लैन पोर्ट वही काम करता है, कंप्यूटर को केबल के द्वारा नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद एक होता है एक्सपांशन स्लॉट। ये क्या करेगा? एक्सपेंशन स्लॉट में ये क्या करेगा कि जैसे नए कार्ड, वीडियो कार्ड, ऑडियो ग्राफिक्स या कुछ भी है, उसको मदरबोर्ड से जोड़ने के अतिरिक्त जो स्लॉट बने होते हैं, मतलब सारे हमने देखा कि ये मदरबोर्ड तो वैसे भी सारी चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन नए कार्ड जैसे वीडियो कार्ड, ऑडियो, ये तो जोड़ने के लिए अतिरिक्त जो स्लॉट बना दिया जाता है उसके लिए एक्सपेंशन स्लॉट उसको कहते हैं। वेज जो होता है कंप्यूटर के, इसके अंदर का एक ऐसा जगह होता है जहाँ एक हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव या CD रोम, तीन चीज़ें हैं, CD रोम हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया या फ्लॉपी ड्राइव, वेज जो होता है वहीं पे रखा जाता है। तो वो ये केस के अंदर होता है। केस हमने शुरुआत में ही बताया था कि जैसे एक बॉक्स होता है उसमें सारी चीज़ें कैसे मैनेज की जाती होती है, हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट को। इसके बाद पैरेलल पोर्ट होता है, उसमें कुल 25 पिन की 2 पंक्ति होती है जो मेटल केसिंग से घिरा होता है। इसे प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर प्रिंटर और अन्य डिवाइस के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि हार्डवेयर में कितने महत्वपूर्ण कौन कौन से डिवाइस थे, कौन कौन से कंपोनेंट थे। एक क्वेश्चन आप देखते हैं, आउटपुट और इनपुट डिवाइस से बहुत क्वेश्चन आता है, इसमें आपको पहचानना होता है कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है। और इसी चाहे जैसे कोई भी ट्रिक बनाइए आप, लेकिन इसको याद कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो हम कुछ भी ट्रिक या किसी भी तरीके से याद करें, इनपुट आउटपुट हमें पहचानने आना चाहिए।
जिन डिवाइस के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता था, जिन डिवाइसों से कोई भी आप शब्द है, आंकड़े हैं, निर्देश है, मेमोरी में डाल देते हैं, उन्हें इनपुट कहते हैं। लेकिन हम लोगों को याद नहीं हो पाता कि कौन सा इनपुट है, आउटपुट है, इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। समानता आप सबसे पहले जिनसे परिचित है उनको देखिए। हमने एक कंप्यूटर बनाया था, सबसे पहले आपने देखा ऊपर ही हमने बनाया, एक कंप्यूटर बनाया था, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। अब आप देखिए एक कंप्यूटर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, माउस, कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड ये तो सामान्यतः किसी भी कंप्यूटर में आप देखते हैं चलाने के लिए जरूरी है। माउस एक इनपुट डिवाइस है और ये जो इनपुट डिवाइस माउस है, इसका प्रयोग कंप्यूटर में क्या करेंगे, ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं। एंगलबर्ट ने इसका आविष्कार किया था। 2-3 बटन होते हैं जिसमें लेफ्ट राइट बटन और बीच में स्क्रॉल व्हील होता है। माउस आपने चलाया होगा कंप्यूटर से कनेक्ट करते, एग्जाम देते समय जब आप नेट का एग्जाम देते तो भी माउस यूज करते हैं। तो माउस क्या करता है, इनपुट करता है। और कीबोर्ड भी रहता है। आप इमेजिन करिए कि माउस और कीबोर्ड तो रहता ही है आपके जब आप जाते हैं पेपर देने। कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर में टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा एंट्री जब करते हैं तो कीबोर्ड में ही तो सारा चीज होता है। तो ये चीज आप उसमें कीबोर्ड में देखते हैं। हालांकि कीबोर्ड भी बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, कीबोर्ड में कौन सी की कहाँ होती है, कैसे होती है। तो दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें, माउस और कीबोर्ड तो इनपुट है, लेकिन इनके अलावा कुछ है जिनको आप ध्यान नहीं देते और वो क्वेश्चन में आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पिन, वेब कैमरा, डिजिटाइजर, MICR, BCR। ये तो ये है कि आप या तो रट ले, इसको समझ ले क्या है। देखिए एक तो यहाँ पे माउस कीबोर्ड पता है, लेकिन एक ट्रैक बॉल जो होता है, ट्रैक बॉल जैसे आपका एकदम जैसे माउस होता है ना। अगर आप देखें तो माउस को कुछ, माउस तो आपने देखा ही होगा, इसमें तो माउस तो एक तरीके से थोड़ा सा सही भी नहीं बन रहा है, ये मान के चलिए, ठीक है। माउस मान लो आपका कनेक्ट हो गया कंप्यूटर से, ठीक है। अब इसी में जैसे माउस होता है वैसे ही ट्रैक बॉल भी होता है, एकदम उसी के समान। पॉइंटिंग डिवाइस इसमें एक बॉल होता है, मतलब राउंड शेप में ऐसे है, और इसमें एक बॉल होगा जिसे आप उंगली की मदद से इसी को राउंड घुमाएंगे, पॉइंट को मूवमेंट करेंगे। तो ये जो होगा, इसे ना ही समतल सतह चाहिए और ना तो माउस की तरह इधर उधर घुमाने की जरूरत होती है। मतलब एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये समझिए, जिसे उंगली की मदद से, आप ना उंगली की मदद से इसको पॉइंट कर रहे हैं, मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। तो ट्रैक बॉल जो होता है ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर तो स्कैन करने के लिए, मतलब आप कोई भी चीज छपा है, लिखा है, तो आप उसको क्या करेंगे, स्कैनर का प्रयोग पेपर पर लिखे छपे चित्र को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करना है, जो लिखा है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें एडिटिंग करने के लिए भी ड्रम स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, कुछ और आते हैं, लेकिन स्कैनर भी आपका इनपुट ही है। तो एक तो आपने वो देख लिया, ट्रैक बॉल, स्कैनर हो गया। जॉयस्टिक क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अभी हमने पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में ट्रैक बॉल को देखा, लेकिन ये चीज है ना कि ये जॉयस्टिक जो है सभी दिशाओं में मूवमेंट कर सकता है। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, कंप्यूटर की गेमिंग में। नाम से भी लगा, जॉय यानी आनंद के लिए। तो कंप्यूटर गेमिंग में एक छड़ी लगी रहती है, इसको घुमाते रहिए और इसको CPU को इसके कोड और दिशा को रिपोर्ट करता है, और मतलब गेमिंग के लिए लोग यूज करते हैं। इसके बाद लाइट पेन क्या होता है, ये जो होता है एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए। मतलब एक ऐसा है ना कि लाइट पेन है, तो आप एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग इसके लिए करते हैं, यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है कि डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कैसे करना है लाइट के थ्रू। तो लाइट पेन हो गया। इसके बाद वेब कैमरा डिजिटल कैमरा होता है, कंप्यूटर के साथ ऐड करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन वीडियो चैटिंग पढ़ाने के लिए आपने देखा वेब कैमरा यूज किया जाता है, तो वो भी इसी में आता है। डिजिटाइजर, देखिए डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है और हमने एनालॉग डिजिटल और सब में पढ़ा था, तो एनालॉग अंकों के लिए कि डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो डिजिटाइजर होता है इसको ग्राफिक्स टैबलेट के नाम से भी जानते हैं। विशेष रूप से अगर आप करें कि चित्र और एनिमेशन है, ग्राफिक डिजाइन करना है, तो पेन और पैड होता है। ये लिखने के लिए भी आप देखिए ऑनलाइन आजकल पढ़ाते हैं ना, डिजिटल पेन एंड पैड, डिजिटाइजर।
इसके बाद माइक्रोफोन तो आपने सुना होगा, माइक्रोफोन तो इनपुट डिवाइस ही है। इसके अलावा अच्छा, MICR जो है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। मतलब ये सूचनाओं का परीक्षण मैट्रिक्स के रूप में करता है। मतलब आप बैंक में कोड नंबर और चेक नंबर के एक चुंबकीय स्याही से चेक पर मुद्रित करके पहचान करने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। और बार कोड रीडर तो पता ही होगा, बार कोड रीडर भी इनपुट ही है। कागज उत्पाद पर जो भी छपे हुए बार कोड है तो उसको पढ़ने के लिए इसका बार कोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्टिकल मार्क रीडर का ये भी इनपुट ही है, जिसका प्रयोग पेन या पेंसिल द्वारा बनाए गए कुछ विकल्प में किसी चीज का OMR यानी ऑप्टिकल उसको चिन्ह को बॉक्स को पहचानता है। आजकल OMR सीट वगैरह के थ्रू इनपुट डिवाइस मतलब जो भी चीज आपने तो उसको पहचान लेता है ये। और जो OCR होता है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर होता है। इसका प्रयोग हाथों से लिखित व टाइप किए हुए प्रिंट किए हुए टेक्स्ट की छवि को डिजिटल रूप में, यानी जो हाथ से लिखा गया है OCR में, जो हाथ से लिखा गया है उसको आप डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसके माध्यम से CPU द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को आउटपुट के रूप में देखते हैं। मॉनिटर है, प्रिंटर है। तो प्रिंटर बहुत महत्वपूर्ण इसमें हो जाता है, मॉनिटर, प्रिंटर। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें विजुअल डिस्प्ले यूनिट के तौर पे आप मॉनिटर के देखिए तो मॉनिटर जो है, जो मॉनिटर है ये आउटपुट डिवाइस है जो इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पे आउटपुट के रूप में दिखाता है। जैसे एक इसमें आप देखिए CRT, कैथेड्रो ट्यूब करके, कैथेड्रे ट्यूब। फ्लैट पैनल में भी होता है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड के थ्रू, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो मॉनिटर वीडियो यानी एक तरीके से आउटपुट डिवाइस के तौर पे मॉनिटर है। दूसरा प्रिंटर है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को किसी पेपर पे छाप के दे देता है। और इसमें एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जैसे इसमें जो होता है कागज, रिबन, कैरेक्टर तीनों एक साथ जोड़ कर डेटा प्रिंट कर देगा, इम्पैक्ट है। और ये प्रिंटर ध्वनि मुक्त प्रिंटर होता है जो नॉन वाला होता है, ये कागज पर चोट नहीं करता बल्कि ये स्याही की फुहार कागज पे छोड़ देगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल का यूज करते हैं जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें होता है। प्लॉटर भी इसी में आता है आउटपुट डिवाइस में। प्लॉटर क्या होता है, ये एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग जैसे कोई बहुत बड़ी ड्राइंग है, चित्र है, कंस्ट्रक्शन का प्लांट है तो कैड आपने सुना होगा, AutoCAD का नाम सुना होगा ना, तो इसी में किया जाता है ड्राइंग के लिए, ग्राफ रेखा चित्र के आउटपुट देने के लिए। स्पीकर, स्पीकर भी कंप्यूटर से जुड़ा ध्वनि को स्पीकर के माध्यम से आउटपुट के रूप में मिलता है। प्रोजेक्टर यूज किया जाता है, ये भी प्रोजेक्टर भी आउटपुट है। उपयोगकर्ता को बड़ी स्क्रीन या दीवार जैसी बड़ी सतह पर आउटपुट प्रोजेक्ट करने में सक्षम बनाता है। मतलब कंप्यूटर से जोड़ देते हैं और फिर प्रेजेंटेशन आप बड़े स्तर पे देखते हैं, इसको शो करता है। एक स्पीच सिंथाइजर करके, संश्लेषक करके होता है जिसके द्वारा टेक्स्ट मैसेज को जो है वॉइस में बदलकर आउटपुट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो रहे हैं, यहाँ पे आपने इन्हें देखा। तो हम एक काम करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी जो है हर एक वीडियो में हम शुरू में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे क्योंकि ये नहीं तो बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती। देखिए यहाँ पे पूछा कौन सी ऐसी कंपनी है ना जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है। टैली, मैस्पी, कास्पार्क्सी, नॉर्टन। अब इसमें आप देखिए कौन सा ऐसा है। टैली जो है ये एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्य रूप से एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सॉफ्टवेयर के लिए ही जानी जाती है। यानी टैली जो है वो इसके लिए ही जानी जाए। विशेष रूप से भारत और अन्य देशों में छोटे और मध्यम व्यवसाय के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का संचालन करती है टैली, अकाउंटिंग के लिए। ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी नहीं है बल्कि ये सारे हैं, नॉर्टन है, MCAFE करके, कास्पार्क्सी करके एंटीवायरस कंपनी है, सॉफ्टवेयर है। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए सबसे प्रसिद्ध है। अब देखिए एंटीवायरस के नाम में आपने देख लिया ऊपर, लेकिन नॉर्टन, ओरेकल और मेटा, एडोबी में से आपको ये बताना कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए फेमस है इसमें से।
तो इसमें देखिए नॉर्टन जो है एक बहुत प्रसिद्ध और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जिसे मूल रूप से सिमेटिक ऑफ नॉर्टन लाइफ लॉक द्वारा विकसित किया गया था। ये मैलवेयर, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और फिशिंग हमलों के खिलाफ जो है व्यापक सुरक्षा देता है नॉर्टन। ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो अन्य प्रोग्राम या फाइलों से जुड़कर स्वतः फैलता है, जो अपनी प्रतिकृति बनाता है और संक्रमित सिस्टम को नुकसान या बाधा पहुंचा सकता है? तो इनमें से कौन सा एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर है? देखिए, हमने प्रतिकृति वाली बात की थी पहले भी कि कौन सा अपना बनाता है, लेकिन फिशिंग, एडवेयर, वायरस, स्पैम, तो वायरस और इन सब के बारे में हमने देखा था ना कि प्रतिकृति बनाने में कौन, मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग इनका जो होता है डैमेज के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर या मैलवेयर जो होते हैं वायरस सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं और आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली जो आईसी चिप है वो किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन से, एल्युमिनियम से, सिल्वर से, गोल्ड से। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप किस चीज़ से बना होता है? सिलिकॉन कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप में प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक सामग्री सेमीकंडक्टर यूनिट है। आईसी चिप्स सिलिकॉन से बनी होती है और बिजली को कुशलतापूर्वक संचालित कर सकता है। इसे एकीकृत परिपथ कहा जाता है क्योंकि इसके घटक, परिपथ और आधार सामग्री एक साथ बने होते हैं, एकीकृत होते हैं। निम्नलिखित पोर्टों में से आपके अनुसार कौन सा पोर्ट हमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों को पीसी, लैपटॉप से जोड़ने में मदद करता है? अभी हमने पावर पोर्ट, यूएसबी, RJ45, ऑडियो जैक, यानी सभी हमने हार्डवेयर की कंपोनेंट को सेट में पढ़ा था केस में। और तो ये निम्नलिखित पोर्ट में से आपके अनुसार कौन सा ऐसा पोर्ट है जो हमको अलग अलग उपकरणों को पीसी से जोड़ने में हेल्प करता है? तो कौन सा पोर्ट है? इसको सामान्यतः आप लोग यूज भी करते हैं। यूएसबी पोर्ट है जो कि जोड़ने के लिए उपयुक्त होता है। ये पेन ड्राइव है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्मार्टफोन, इन सबको हेल्प करता है। पावर पोर्ट जो होता है केवल बिजली सप्लाई के लिए होता है और RJ45 नेटवर्क कनेक्शन के लिए होता है। RJ45 नेटवर्क के लिए होता है। ऑडियो जैक केवल ऑडियो के लिए होता है। मैं एक हार्डवेयर से डिवाइस अथवा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अथवा दोनों का संयोजन, कॉम्बिनेशन हो सकता हूँ। मेरा प्रयोग किसी नेटवर्क अथवा इंटरनेट के माध्यम से आने वाले डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। मैं कौन हूँ? देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है कि मैं एक हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दोनों का कॉम्बिनेशन कर पाता हूँ। तो मालवेयर, कुकीज, एंटीवायरस, फायरवॉल। देखिए इसमें फायरवॉल है और एक प्रकार का फायरवॉल क्या होता है, वो साइबर सिक्योरिटी इक्विपमेंट के तौर पर होता है जिसका बाहरी स्रोत, नेटवर्क अथवा इंटरनेट आंतरिक स्रोत और विशिष्ट अनुप्रयोग से आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फिल्टर करने का काम आपका फायरवॉल करता है। प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल का सबसे सुरक्षित प्रकार है। प्रॉक्सी सर्वर इसका और फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? वायरस और हैकर्स जैसे दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक को अवरुद्ध कर हमारे सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है। इनमें से आमतौर पर आपके सिस्टम में वायरस किस स्रोत से प्रवेश नहीं करता? पेन ड्राइव, माइक्रोफोन, ईमेल अटैचमेंट, डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर। आप कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसे डाउनलोड करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। माइक्रोफोन जो होता है उससे ऐसा कुछ नहीं होता, कोई वायरस नहीं आता है क्योंकि माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि को कैप्चर करता है और सीधे वायरस का वितरण नहीं करता है। जबकि पेन ड्राइव है, ईमेल अटैचमेंट है, आप डाउनलोड करो वायरस फैल जाते हैं। सीपीयू के संबंध में हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो हम देखते हैं सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और ये देखिए एनबीएस में क्वेश्चन आया। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है डेटा को प्रोसेस करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का मस्तिष्क माना जाता है? सेम वही क्वेश्चन उसी से रिलेटेड कि सीपीयू से सभी प्रकार के लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन को करता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इनमें से विषम भिन्न विकल्प को पहचाना। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, वर्ड प्रोसेसर। तो इसमें से अलग क्या है? वर्ड प्रोसेसर। देखिए कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है। आप ये सारे ना लैंग्वेज प्रोसेसर है, यानी कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये सभी लैंग्वेज प्रोसेसर हैं, जबकि वर्ड प्रोसेसर जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर ये सब लैंग्वेज प्रोसेसर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट को लिखने और संशोधित करने, पाठ के विन्यास के लिए होता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम का मशीन कोड में अनुवाद करते हैं जिसे कंप्यूटर समझता है।
असेंबलर क्या होता है? जैसे कंपाइलर इंटरप्रेटर ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको प्रोग्राम को मशीन कोड में अनुवाद करते हैं और कंप्यूटर समझ लेता है, लेकिन जो असेंबलर है इसमें वो निम्न स्तरीय असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों का मशीन कोड में अनुवाद करता है। निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के सभी अंकगणितीय और तर्क संचालन करने वाले हार्डवेयर इकाई पाई जाती है? तो हमने देखिए पहले ही पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीयू, डिस्क ड्राइव, सीपीयू। आप ये देखो कि अंकगणितीय की बात कर रहा है। अंकगणितीय कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही दिमाग और डेटा ऑपरेशन का काम करता है। डेटा मध्यवर्ती परिणाम और निर्देश को संग्रहित करता है, कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल करता है। बाकी इसके 3 कंपोनेंट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, भाग जोड़ घटाना, ये सारे अंकगणितीय काम करते हैं। बाकी सीयू कंट्रोल यूनिट ये एएलयू से निकलने वाले परिणामों को निष्पादित या संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है, कंट्रोल यूनिट। बाकी मेमोरी या स्टोरेज यूनिट अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है, यानी कंट्रोल कर रहा है? सीपीयू, बूटस्ट्रैप लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ड्राइव। इसमें इसने कहा ना कंप्यूटर सिस्टम के समग्र जितने भी कामकाज उसको कंट्रोल करने वाली हार्डवेयर इकाई क्या है? कंट्रोल करने का ना सीपीयू। सीपीयू के कितने काम है, सीपीयू से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हमें देखने को मिल पा रहा है। समग्र कामकाज को कंट्रोल एक तरीके से करना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रथमाक्षर का अर्थ क्या है? तो वही सेम क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्राथमिक घटक और निर्देशित इंफॉर्मेशन को लाने, डिकोड करने और क्रियान्वित करने के साथ साथ अंकगणित और तार्किक संचालन के लिए। बाकी वही है, 3 पार्ट हो गए। एएलयू हो गया इसका, एक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, और बाकी ये हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन है, इंफॉर्मेशन को लेता है और क्या क्या उसके पार्ट है। सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर सीपीयू बनाने वाली कंपनी कौन सी? इंटेल है। ये थोड़ा अलग हुआ। इंटेल देखिए एक प्रसिद्ध सीपीयू बनाने वाली कंपनी है, तो पता भी होना चाहिए सीपीयू इतना महत्वपूर्ण कंपोनेंट है उसके लिए। तो इंटेल एक प्रसिद्ध सीपीयू बनाने वाली कंपनी, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। सभी कंप्यूटर समान प्रोसेसिंग स्पीड रखते हैं। कंप्यूटर की गति मेगाहर्ट या गीगाहर्ट में मापी जाती है। देखिए पहला तो गलत है, सारे जितने भी एक ही स्पीड, तो फिर डिफरेंस क्या रहेगा? ये कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर के सीपीयू पर डिपेंड करता है। सीपीयू कैसा है? तो प्रोसेसिंग का स्पीड सीपीयू पे डिपेंड करता है, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड मेगाहर्ट या गीगाहर्ट में मापी जाती है, मेगाहर्ट या गीगाहर्ट में, इसलिए वो सही है। एएलयू का फुल फॉर्म पूछा गया है, वही अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग का एक पार्ट होता है, अंकगणितीय या लॉजिकल काम को देखता है। लॉजिक ऑपरेशन के तहत एएनडी और नॉट और नॉर नॉट ये सब आते हैं, जबकि अरिथमेटिक ऑपरेशन के तहत जोड़ घटाना गुणा ये सब आते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग जो कि मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक इनसे मिलकर बनता है, तो सेम क्वेश्चन है, सीपीयू है, सारे को मिला के बनता है। इतालवी भौतिक विज्ञानी फेडरिको फॉगी ने पहले व्यावसायिक सीपीयू का आविष्कार किया था। सीयू सेंट्रल यूनिट, सेंट्रल यूनिट, कंट्रोल यूनिट सभी प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल को हैंडल करता है। ये सभी इनपुट और आउटपुट के प्रवाह को निर्देशित करता है। सीपीयू तथा प्रयोक्ता के मध्य संपर्क प्रदान करता है। देखिए सीपीयू तथा प्रयोक्ता के मध्य कौन वो करता है? तो कंट्रोल यूनिट जो होता है सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो कंप्यूटर में होने वाली सभी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, सीयू। और सीपीयू तथा प्रयोक्ता के मध्य एक संपर्क स्थापित करता है, और ये मुख्य मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन भी करता है। कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट है? तो वही चीज हो गया, सिग्नल को हैंडल भी करता है, यूजर द्वारा दिए जा रहे कमांड को मैनेज भी करता है। सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्वेश्चन है कि सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता क्या है? प्रोग्राम काउंटर एक विशेष प्रयोजन रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर एक विशेष प्रयोजन रजिस्टर है, जिसका उपयोग क्या होता है? जिसका उपयोग प्रोसेसर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देश का पता रखने के लिए किया जाता है। क्या नाम है इसका? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक विशेष प्रयोजन रजिस्टर है, जिसका उपयोग प्रोसेसर द्वारा
निष्पादित की जाने वाले अगले निर्देश का पता रखने के लिए होता है। सीपीयू में गणना के परिणामों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। एक्यूमुलेटर। गर्विता सहाय एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रही है, उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए? इंटरनल मेमोरी, कैमरा पिक्सल, ऑपरेटिंग सिस्टम, इथरनेट पोर्ट। देखिए, मेमोरी पता होना चाहिए, कैमरा किस पिक्सल कितने का है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन इथरनेट पोर्ट क्या है? इथरनेट पोर्ट इथरनेट जैक के नाम से जानते हैं, आप अपने कंप्यूटर को इथरनेट कार्ड के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा देता है। तो ये जो है, गर्विता को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का एक प्रोटोकॉल है। किसी पीसी लैपटॉप पर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पोर्ट कौन सा है? मतलब किसी पीसी लैपटॉप पर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो, यूएसबी, PS2, HDMI, VGA। तो HDMI। किसी पीसी लैपटॉप पर अगर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट को कनेक्ट करना है तो उसके लिए HDMI सर्वाधिक उपयुक्त पोर्ट है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI इसका फुल फॉर्म जो है ये होगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एक डिजिटल इंटरफेस है जिसका उपयोग टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर उपकरणों पर ऑडियो और वीडियो डेटा प्रसारित करने के लिए किया जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्यूटर का विकास तो हमने कर लिया है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।